हे गाइस, हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योत्सना तिवारी एंड वेलकम टू पीएससी वाला। जी हाँ बच्चा, स्वागत है आप सभी का पीएससी वाला पर, जहां पर मैं ज्योत्सना तिवारी आपकी स्टैटिक जीके प्लस इकोनॉमिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस बेहतरीन सेशन में। तो जैसा कि बच्चा आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं आप सबको एक कंफ्यूजन होगा, काफी कंफ्यूजिया गए होंगे आप लोग कि भाई यूपी पीएससी के एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। समय इतना कम बचा है, मई में एग्जाम है, कैसे पढ़ा जाए इतने कम समय में इस तरह से कि पेपर तो हम एनी हाउ निकाल ही ले, है ना। बहुत सारे ये सवाल होंगे इस तरह के दिमाग में, तो इन सारे ही सवालों के जवाब लेकर के मैं आप सभी के सामने आई हूं। तो जैसा कि आपको पता है भाई, स्ट्रेटेजी फॉर यूपीपीएससी 2023, तो यहां पर यूपीपीएससी 2023 की स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं और इस स्ट्रेटेजी में बताऊंगी कि कैसे निकालें आप बचे हुए दिनों में प्रीलिम्स, कैसे करें तैयारी, क्या कुछ आपको पढ़ना है, क्या कुछ टफ है, क्या कुछ इजी है, कितना टाइम दें, कितना समय दें, कैसे आप तैयारी करें, सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आप कवर कर सके इजीली, है ना। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, क्लियर है ना। तो चलिए इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज आप सभी के सामने ये बेहतरीन सेशन लेकर के आई हूं, जिसमें यूपीपीएससी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे हम कि 2023 का यूपीपीएससी पेपर कैसे निकाला जाए, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी, तो उससे पहले आता है भाई एक ट्रेंड एनालिसिस, है ना, एक प्रॉपर एनालिसिस। हम ट्रेंड एनालिसिस जो है कि पिछले विगत वर्षों में किस तरह के कितने क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, इसका डिस्कशन हम प्रॉपरली करेंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले बात करती हूं, यहां पे आपको सारे ऊपर ईयर दिए हैं 2017 से लेकर के 2022 तक किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे यूपीपीएससी में, किसका वेटेज कितना रहा है, उसका हम यहाँ पे डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर की बात करूं तो 2017 तक कुछ खास रोल नहीं था करंट अफेयर का यूपीपीएससी के एग्जाम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो भाई, 2017 तक इसका कुछ खास रोल था नहीं। तो भाई रोल क्या था, तो 2017 में 21 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में भी अगेन 21, फिर 2019 में जाके कम हुए 20, फिर 2020 में जाकर के 20 हुए, लेकिन 2022 में 30 और 21 में 24, है ना। तो एक तगड़ा वेटेज यहां पे रहा है। हमें 20, 22 और 21 को ही फोकस करना है, क्योंकि इस बार हमारा 2023 में पेपर है, इसलिए। दूसरी बात करें करंट अफेयर के बाद आती है हिस्ट्री, मतलब इतिहास की बात करें तो सारा का सारा खेल भाई 2022 में लगभग 23 क्वेश्चन है जो कि इतिहास से आए थे, लेकिन 2021 में तो कुछ खास आए नहीं थे, 18 लगभग आए थे। लेकिन बाकी के विगत वर्षों में भी देखो तो भाई इतिहास का एक अच्छा खासा बोलबाला रहा है यूपीपीएससी के एग्जाम में। देख पा रहे हैं आप, एक अच्छा खासा बोलबाला रहा है इतिहास का यूपीपीएससी के एग्जाम में। आगे बात करूं तो इंडियन पॉलिटी, मतलब पॉलिटी की बात हम कर रहे हैं, भारतीय राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो 2022 में कुछ खास बोलबाला तो नहीं था, लेकिन 16 क्वेश्चन की कीमत तुम क्या जानो सुनील बाबू, उनकी कीमत तो वो जानते हैं जिनका एग्जाम कहीं ना कहीं पॉइंट से रुकता है, 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया, इन सब चीजों की असली कीमत तो उनको पता होती है। आगे बात करूं तो 2021 में 25 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से, उसके बाद 19, 19, 19 और 19 ही आए हैं बाकियों में। आगे बात करती हूं ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात अगर मैं करूं तो 2022 में 18 क्वेश्चन थे और 2021 में 20 क्वेश्चन आए थे, और उसके बाद 21, 20, 24 और 22 इसी तरह का, मतलब एक अच्छे खासे ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से। आगे बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूंगी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 22 क्वेश्चन आए थे आपके 2022 में और 20 क्वेश्चन आए थे आपके 2021 में, ठीक है। उसके बाद 2020 में 10 थे, फिर 21, 16, 24, है ना, इसका भी वेटेज मतलब ठीक ठाक ही रहा है। आगे बात करूं इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का एक ठीक ठाक वेटेज रहा है, लेकिन अगर आपको स्कोर करना है और आपके 1-2 नंबर से रुक रहा है तो भाई हर सब्जेक्ट आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था में भाई तो 4 क्वेश्चन आए थे इंडियन इकोनॉमी से 2022 में यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में, ठीक है। आगे बात करूं तो 2021 में 11 क्वेश्चन आए, हो सकता है एक साल कम एक साल ज्यादा करे, 2020 में 14, 2019 में 18, 9 और 13, मतलब इसका भी ठीक ठाक ही वेटेज रहा है एग्जाम में यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में। आगे बात करूं एनवायरमेंट की बात करेंगे, ठीक है, पर्यावरण में 5 क्वेश्चन आए थे आपके 2022 के यूपीपीएससी में पर्यावरण में, 10, 15, 21, 24 और 15, है ना। इसका वेटेज भी ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो पिछले साल ये कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं थे, मतलब बहुत कम आए थे।
क्लियर है सबको सारी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। जनगणना मतलब सेंसस की बात हो रही है, तो सेंसस में मात्र 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 के प्रीलिम्स में। 5 क्वेश्चन थे। सेंसस से कितने ही क्वेश्चन आएंगे, जनगणना से कितने ही आ सकते हैं, ज्यादा तो वैसे भी नहीं आ सकते, ठीक है। तो उसके बारे में अच्छा, यहाँ पे आपको यूपी जनगणना और पूरे इंडिया की जनगणना है ना, दोनों की बात करनी है ना। यूपी के बारे में स्पेशली, यूपी में क्या कुछ सबसे ज्यादा कम रहा उन सब के बारे में। यूपी जीके की बात करूं, 9 क्वेश्चन आए थे 2022 में। 2022 में यूपी जीके से 9 क्वेश्चन आए थे, फिर 5, फिर 8, फिर 1, 5, 6। अच्छा, अब मजे की बात और ये हो चुकी है कि ऑप्शनल हटा के अब तो पूरा का पूरा ही भर दिया यूपी स्पेशल। 400 नंबर का यूपी स्पेशल है आपके मेंस में, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को कहा है टाटा बाय बाय। और 400 नंबर का यूपी स्पेशल जो है वो आपके मेंस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा जनरली। आगे बात करूं इनके बारे में, तो यूपी जीके का बता दिया। अब आते हैं मिसलेनियस पर। तो मिसलेनियस जो है आपका 20 नंबर का पूछा गया है 2022 में, समझ रहे हो ना। 2022 में जो आपका मिसलेनियस पूछा गया है वो 20 नंबर का था। उसके बाद 2021 में 12 नंबर का था, अगेन 20, फिर 5, फिर 8 और फिर 7। तो ये इस तरह से टोटल 150 नंबर का आपका पेपर रहा था हर साल, क्योंकि उतने नंबर का ही होता है। और ये था आपका 2022 तक का ट्रेंड एनालिसिस। अब इसके अकॉर्डिंग हम जाते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि 2023 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के, ताकि आप इजीली क्या कर सकें, क्रैक कर सकें यूपीपीएससी के एग्जाम को, है ना। तो एक सटीक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे आप यूपीपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम पैटर्न ऑफ यूपीपीएससी 2023, है ना। तो यूपीपीएससी 2023 का एग्जाम पैटर्न क्या रहा, कैसी क्या चीजें रही, इन सब के बारे में यहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले यूपीपीएससी 2023 का परीक्षा पैटर्न देखो क्या होता है ना। एग्जाम पैटर्न क्या है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होती है जो बोलते हैं प्रीलिम्स, जिसको कहते हैं एलिमिनेशन राउंड होता है, यहां से लोग बाहर जा सकते हैं, ठीक है। जिसमें जीएस जो होती है आपकी, है ना, जीएस की बात कर रहे हैं हम। थोड़ा सा पेन का कलर बदलते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए, है ना। तो जिसमें आपका जीएस होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं जीएस के, अभी मैंने आपको ट्रेंड एनालिसिस में दिखाया, और 200 मार्क्स होते हैं, 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और फिर होता है आपका एक सी सेट, जिसमें कि 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स, इसमें भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग मतलब कि 100 में से 33% आपको लाना है। अगर आप ये 33% लेकर के आ गए तो आप इजीली एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। मतलब किसका, सी सेट क्वालिफाई कर सकते हो। सी सेट क्वालिफाइंग है, 33% है। और आपको पता है भैया, ई को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर सी सेट में मार्क्स नहीं आए तो वो 150 नंबर वाली कॉपी चेक भी नहीं होगी, पता है आपको। चाहे भले ही कुछ बहुत बड़ा करके आ गए हो, लेकिन अगर सीसेट में आपका क्वालिफाइंग नहीं रहा तो वो कॉपी चेक ही नहीं होगी। कर लो जो करना है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वालिफाइंग है और बहुत ही जरूरी है, याद रखना। इसके बिना जिंदगी अधूरी रहेगी आपकी यूपीपीएससी के लिए। चलिए बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। क्या होती है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। अब सेकेंड स्टेज होती है आपका मेंस का एग्जाम होता है। प्रीलिम्स तो हमने देख लिया कैसा पेपर रहता है। अब बात करते हैं मेंस के एग्जाम की। तो मेंस का एग्जाम भी एलिमिनेशन राउंड है, क्योंकि यहां से आप इंटरव्यू से बाहर होने के लिए यहां से हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका जीएस के जो होते हैं टोटल 6 होते हैं और 1200 नंबर के। जीएस के 6 पेपर होते हैं, 200 नंबर का एक पेपर होता है और टोटल 1200 नंबर के पेपर होते हैं, ठीक है। और आगे बात करूं तो उसके बाद होता है आपका हिंदी, जो कि 150 नंबर का रहता है, और फिर होता है आपका ऐसे, जो कि 150 नंबर का होता है। पहले बेसिकली ये मेंस के 4 पेपर होते थे और ऑप्शनल होता था, लेकिन इस बार 2 पेपर बढ़ाया, और दोनों कौन सा है, यूपी जीके स्पेशल। दोनों के दोनों एग्जाम क्या होंगे, यूपी जीके स्पेशल के। इस तरह से अब आपके 600 नंबर का होगा। आगे बात करूं, तीसरी स्टेज होती है आपकी इंटरव्यू की, और इंटरव्यू की जो स्टेज होती है ये भी आपका एलिमिनेशन राउंड होता है। यहां से भी बाहर जा सकते हो, जरूरी नहीं सिलेक्शन मिल ही जाए, ठीक है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और पर्सनैलिटी टेस्ट रहता है। ये क्या होता है, 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। मतलब टोटल जो आपका मेरिट बनती है वो किस पे बनती है, 1500, तो ये हो गए 12
और 150, 150, 3, 1500, तो 12 और ये 1500 हो गए, और ये 100, 1600, 1600 पे आपकी क्या होती है, जो भी आपकी रैंक डिसाइड होती है वो आपके इसी 1600 नंबर पे डिसाइड होती है कि भैया कितने मिले हैं तुमको 16 में से, 1600 में से कितने नंबर पाए हो तुम, है ना। इसके अकॉर्डिंग आपकी फिर रैंक बनती है और उस तरह से आपको पोस्ट दी जाती है, जैसा कि आपको पता है, ठीक है। चलो आगे बात करूं तो सबसे पहला जो मैंने बोला ना सबसे कठिन काम है वो क्या है, सीसेट एक जटिल समस्या। सबको पता है भाई कि सीसेट जो है एक जटिल समस्या है, और बहुत सारे बहुत बड़ी मात्रा में इस तरह के बच्चे आपको पाए जाएंगे भाई जब अपनी गलियों से निकलोगे, जो कि बड़े ब्रिलियंट होने के बाद भी जिनका सीसेट निकलता नहीं है। तो आखिर सीसेट में ऐसा है क्या जो सीसेट निकलता नहीं है? तो देखिएगा, सीसेट की अगर मैं बात करूं तो सीसेट में 33% क्वालिफाइंग होता है, कंप्लीटली क्वालिफाइंग होता है। जैसा कि आपको पता है भाई, सीसेट जो होता है 33% इसमें लाने होते, 100 में से 33 नंबर, लेकिन उतने भी नहीं आते। तो ऐसा क्या रहता है जो लोगों के उतने भी नहीं आते हैं? तो देखो, सबसे पहले हिंदी आती है और इंग्लिश आती है। हिंदी के गद्य पद्य अलग आते हैं, इंग्लिश के अनसीन पैसेज अलग आते हैं ना। तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, उसके बाद सीसेट में एक होता है हिंदी, फिर आता है आपका इंग्लिश, फिर आता है आपका रीजनिंग पढ़ी होगी, उसके बाद एप्टीट्यूड, और फिर होता है इंटरपर्सनल स्किल। तो बेसिकली ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं सीसेट के अंतर्गत। देखो सीसेट में मैं आपको बहुत सिंपल सा बताऊं, 30 नंबर का 30 क्या है, 33% सीसेट का क्या है, क्वालिफाइंग है। तो आप अगर आप छोटा बहुत मोटा सा हिसाब देखो, है ना, आप अगर क्या करें कि बहुत मोटा सा हिसाब देखें कि भाई हम इसको कैसे लेकर के चलें, कि हम इसको क्या कर ले, क्वालिफाई कर ले, है ना। तो अगर हम इसको ऐसे कैसे लेकर के चले कि हम इसको क्या कर ले, क्वालिफाई कर ले, तो भाई कुछ तो आपको पता होनी चाहिए इसके लिए चीजें, ठीक है, कुछ तो चीजें आपको इसके लिए पता होनी चाहिए ताकि आप इसको क्या कर सको, इजिली क्वालिफाई कर सको। तो देखो सबसे पहले तो देखो इसमें आपका क्या आता है, अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को काउंट करते हैं, है ना, तो हिंदी इंग्लिश दोनों को काउंट करके अगर आप इसके केवल पैसेज ही सॉल्व करोगे ना, तो आपके 10 से 15 नंबर वहीं से आ जाएंगे, ठीक है। अगर इसके पैसेज ही सॉल्व करोगे, और बड़ी इजी चीजें होती हैं। चलो अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आपका हिंदी अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपका इंग्लिश अच्छे से सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो इनमें से कुछ एक में तो आप 10-15 नंबर दोनों को मिला के ला सकते हो आराम से, इतनी उम्मीद मैं आपसे कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आती है रीजनिंग। यार कुछ नहीं ना, तो 5 नंबर की रीजनिंग तो कहीं नहीं गई है, 5 से 10 नंबर की रीजनिंग आप जो कर ना सको, है ना। चलो मैं 7 नंबर मान लेती हूँ, है ना। तो रीजनिंग जो है 7 नंबर की तो कहीं नहीं गई है जो आप कर ना सको। आगे बात करते हैं एप्टीट्यूड, और कोई बहुत बड़ा वास्ट एप्टीट्यूड नहीं आता है, बहुत छोटी मोटी मैथ आती है, बड़ी इजी मैथ होती है। तो इजी में भी आप कितने कर सकते हो भाई, आराम से 5 क्वेश्चन तो कर सकते हो। कितने हो गए, 15 ये और 7 ये कितने हो गए, ठीक है, 20 2 22, 22 और 5 कितने हो गए, 27 हो गए, 27 28 29 30 31 32 33, 6 नंबर जो है आपको इससे लाने हैं। और मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूं कि 15 तो मैंने बहुत कम बताए हैं, आप यहाँ पे आराम से 20 नंबर का कर सकते हो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो आप हिंदी में बहुत अच्छा कर लोगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश में कर लोगे, लेकिन करोगे जरूर। और दोनों में मिला के करना है तो आप आराम से 20 नंबर ऐसे लौट के ला सकते हैं ना, खुशी खुशी ला सकते हैं 20 नंबर। तो इस तरह से सीसेट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग उसको लेते हल्के में है और फिर वो उनको बड़ा भारी पड़ता है ना। क्या करते हैं, लेते तो हल्के में उस चीज को, लेकिन उनको पड़ता बड़ा भारी है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों पे फोकस करके चलना है साथ में, है ना, कि थोड़ा सा फोकस करके चलिए कि भाई मुझे ये चीजें कैसे भी करके करनी है, चाहे हंस के करूं चाहे रो के करूं, बस करनी है ना। ये वाला आपका सीन होना ही चाहिए। चलो, तो इस तरह से आपका 33% के साथ सीसेट क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है। आगे बात करूं तो कट ऑफ आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। देखो इसी के साथ एक और चीज रही है कि हाल ही में जो कट ऑफ है, जो हाल ही में कट ऑफ की बात है, तो पहले कट ऑफ का सीन कुछ और था, लेकिन जब से नेगेटिव मार्किंग आई है मार्केट में यूपीपीएससी के लिए, तो कट ऑफ का सीन और कुछ हो चुका है। तो अब नेगेटिव मार्किंग के आने के बाद कट ऑफ की लगातार कुछ सालों में क्या स्थिति रही है वो जान लो पहले तो नेगेटिव मार्किंग के बाद 2018 में 126 नंबर गया था कट ऑफ, ठीक है। उसके बाद 2019 में 117 नंबर गया, 2020 में 110 नंबर गया और 2021 में 115 नंबर। तो मतलब ये कहना टफ नहीं होगा कि भाई कट ऑफ लगातार कम हो रहा है
है ना। ये कहना टफ नहीं होगा कि अगर नेगेटिव मार्किंग आई है तो नेगेटिव मार्किंग के आने के बाद कट ऑफ जो है आपका लगातार कम होता जा रहा है ना, लगातार काफी ज्यादा कम होता जा रहा है कट ऑफ आपका, ठीक है। तो उस पे क्या कर सकते हो आप, बेहतर क्या कर सकते हो, ठीक है ना। तो कट ऑफ लगातार कम हो रहा है, मतलब ये माइंडसेट आपका होना चाहिए कि कट ऑफ इस बार भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम ही जाएगी, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पर ये माइंडसेट होना चाहिए कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लास्ट जो भी कट ऑफ थी हो सकता है उससे कम ही जाए। तो आपको लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिल्कुल 90 नंबर का करके आओ, है ना, कि कम जा रही तो इसका मतलब ये नहीं कि भैया हम 80-90 नंबर का ही पढ़ते और वही करके जाते। ऐसी गलती कतई मत करना, करोगे तो बेवकूफ़ी होगी, मूर्खता होगी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करूं तो यूपीपीएससी में कैसे करें सिलेक्शन। अब मुद्दा ये आता है कि भाई कैसे आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो। यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस कर लिया, कितनी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर ये देख लिया कि नेगेटिव मार्किंग के बाद कट ऑफ के क्या हाल है, यहाँ पर ये देख लिया कि सीसेट के क्या हाल है। आपको एक यहाँ पर एक और चीज मैं सीसेट के बारे में बता दूं, अगर ये सारी चीजें आपसे नहीं पढ़ी जा रही हैं, है ना, बड़ा टफ लग रहा है, तो लास्ट 5 ईयर क्या करना है, लास्ट 5 ईयर PYQ लगा लीजिए, ठीक है ना। लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लो, उससे आपका यूं सीसेट निकल जाएगा, ठीक है। सीसेट में समस्या हो रही है तो बस करना क्या है, पिछले 5 सालों के PYQ लगा लीजिए सीसेट के, ठीक है ना। पिछले 5 सालों की सीसेट के PYQ लगा लीजिए, जिंदगी धन्य हो जाएगी, बिल्कुल एकदम धन्य हो जाओगे, भाग्य आपके खुल जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी देती हूं आपको, ठीक है। चलो आगे बात करूं, आगे देखते हैं। तो आगे इसके बारे में देखिएगा, ये सब भी हमने देख लिया। अब इसके बाद आते हैं कि यूपीपीएससी में कैसे सीसेट कैसे निकलेगा, ये तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। सीसेट कैसे निकलेगा ये चीज तो आपने जान ली इतनी देर में, ठीक है ना। तो अभी यूपीपीएससी में सिलेक्शन कैसे लेना है, सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर की, क्योंकि ये करंट अफेयर जो है ये दिन दूना रात चौगना काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो करंट अफेयर सबसे पहले देखना है कि कहां तक का पढ़े मैडम, तो याद रखना 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना है। कब तक का, 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ के चलिए। कब तक का करंट अफेयर पढ़ के चलना है, याद रखिए 25 अप्रैल तक का करंट अफेयर आप किसी भी हालत में पढ़ के चलिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और कब से कब तक पढ़िए, तो देखो फोकस होना चाहिए आपका नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का, है ना। कब से कब तक का करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए, तो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का, है ना। नवंबर 2022 से लेकर के अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर पढ़िए। देखो अगर आपने इतना करंट अफेयर पढ़ लिया ना, तो समझ लो कि आपका जो 100%, देखो आपने मैथ में एक चीज पढ़ी होगी परसेंटेज के टॉपिक में कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है ना। तो अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो ये करंट अफेयर भी अपने आप में 100% है, तो इस 100 में से 80 से 85% आपका पार्ट कवर हो जाएगा अगर आपने नवंबर से लेकर के अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ लिया। अब अगर इसे 85 से कितना बनाना है कि 90-95% करंट अफेयर मेरा सही हो, है ना। अगर आपने नवंबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर पढ़ा तो 80 से 85% तक करंट अफेयर आपका डन है, सही जाएगा, आप सही से अटेम्प्ट कर लोगे, इतनी गारंटी है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे अगर मैं और बढ़ूं तो अगर आपने अगस्त से अक्टूबर तक का करंट अफेयर इसमें और जोड़ लिया, है ना, अगर आपने इसमें अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का करंट अफेयर और जोड़ लिया तो 90 से 95% संभावना है कि आपका करंट अफेयर 90 to 95% आप सही करंट अफेयर करके आओगे। और अगर वही मैं बात करूं कि आपने जून से करंट अफेयर पढ़ लिया, यही करंट अफेयर आपने अगर कहां से पढ़ लिया, जून से, तो याद रखिएगा 100% सही करंट अफेयर करके आएंगे, 100% सही करंट अफेयर करके आएंगे अगर आपने जून से पढ़ लिया है, जून 2022 से, तो ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समस्या जो है सॉल्व करवाई किसकी, करंट अफेयर की, ठीक है। यहां पे मैंने आपको किसकी समस्या सॉल्व करवाई, करंट अफेयर की। अब देखो यहां पर करंट अफेयर और मिसलेनियस, यहां पे दो नई चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी कि यार अगर आपको लगता है जैसे कट ऑफ जो है आपका बहुत खींच के जाएगा अगर इस बार, तो 105 से लेकर के 110 के बीच में ही रहेगा, लेकिन मान के चलो कि 105 जाएगा, है ना, 105 मिनिमम मान के चलो, तो उस 105 में आप 55 से 60 सवाल कैसे चुटकियों में ला सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि आप कैसे बोलो कि मैडम 55 से 60 सवाल मेरे सही हो ही जाएं, कुछ तो ऐसा करो, तो वो मैं आपको बताती हूं कि भाई आपके ना करंट अफेयर और मिसलेनियस को मिला करके आप 55 से 60 सवाल आसानी से इजी कर सकते हैं,
ठीक है, करंट अफेयर और मिसलेनियस अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, रगड़ के पढ़ लिया, तो 55 से 60 सवाल आपके यहीं से हो जाने हैं, इस बात की मैं गारंटी देती हूं, क्योंकि करंट अफेयर और मिसलेनियस ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसमें। अच्छा, मिसलेनियस में क्या कुछ आता है? तो मिसलेनियस में आता है आपका हेडक्वार्टर, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर, ठीक है। उसके बाद आपका कोई सेंसस है वो, अगर कोई रिपोर्ट आई है वो, ठीक है, अगर कोई इंडेक्स आया है वो, सरकार की कोई जनगणना, सरकार ने कोई मतलब जो भी नया निकाला है, बेसिकली आप उसको क्या बोलते हो, सरकार ने अगर कोई नया डेटा दिया है ना, सरकार ने अगर किसी प्रकार का कोई नया डेटा आपको दिया है, ठीक है, डेटा, तो वो डेटा, ठीक है, तो ये सब जो है ये सारे के सारे मिसलेनियस के पार्ट होते हैं, तो इजी है। तो 55 से 60 नंबर तो आप यहीं से गेन कर सकते हो खुशी खुशी। कितने है ना, टाइगर सेंसस जो होते हैं ये सब आपका मिसलेनियस का पार्ट होते हैं, ठीक है। कहां पर भाई बाघों की संख्या कितनी है, ये सब क्या है, ये सारा का सारा आपका मिसलेनियस का ही एक पार्ट कहलाता है। किसका है? तो सारा का सारा मिसलेनियस का एक पार्ट है। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते। अगर मैं आऊं साइंस पे, तो साइंस में जो है 20 से 40 सवाल, मतलब आप मान के चलो कि देखो 20 से 40% तक अगर आपने अच्छे क्वेश्चन कर लिए साइंस में, है ना, तो देखो साइंस में आप कितना कर सकते हो यार, साइंस में कितना कर सकते हो भाई, तो लगभग 20 सवाल तो कर लोगे, है ना, 20 सवाल तक आपको लगभग साइंस में कर सकते हो। उसके बाद देखो 12 से 15 सवाल आपके यहां से होते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट से होते हैं। उसके बाद यूपी जीके से भी आप मान के चलो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं यूपी जीके, यूपी सीए, है ना, यूपी जीके, उसी के साथ यूपी का करंट अफेयर, तो ये दोनों के दोनों, और उसी का स्टैटिक, किसका? यूपी का ही स्टैटिक। तो यूपी का जीके, यूपी का करंट अफेयर, यूपी का स्टैटिक, अगर मैं इन सबको मिला लूं तो भाई कितना हो सकता है? 5 से 9 सवाल इनसे आपको मिल जाते हैं देखने, ठीक है। कितने? तो 5 से 9 सवाल आपको इससे देखने मिल जाते हैं। अब मुद्दा आता है नेक्स्ट, आपका ज्योग्राफी आ गया। ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ज्योग्राफी में जैसा कि जो ट्रेंड एनालिसिस कहता है उसके अकॉर्डिंग 13 से 25 सवाल आपके ज्योग्राफी से बन सकते हैं, ठीक है ना। ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो 13 से 25 सवाल जो है आपके ज्योग्राफी से बन सकते हैं। देखो इकोनॉमी से ज्यादा उम्मीद करना बेवकूफी है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो। उम्मीद ना करने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको खुला छोड़ दो, पढ़ना ही नहीं है अपन को, है ना, तो ये चीज आपकी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो इकोनॉमिक्स से इतना मान करके चलो कि भाई 8 से 14 सवाल जो है वो इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं। कितने? 8 से लेकर के 14 सवाल जो है आपके इकोनॉमिक्स से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 8 से 14 सवाल की बात करूं तो ये जो सवाल होते हैं ये आपका स्टैटिक इकोनॉमी होता है, ठीक है, और बेसिक इकोनॉमी होता है, ठीक है ना, आरबीआई वगैरह ऐसे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। इसमें कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं घुसते और ना कोई बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, ना बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसते और ना कुछ बहुत ज्यादा टफ होता है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें इसमें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती हैं। क्लियर है सबको? और लास्ट बात करते हैं तो हिस्ट्री में जैसा कि आपने देखा एक तगड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो 22 से 30 सवाल जो है आपके इससे पूछे जा सकते हैं, है ना। इस तरह से ये सवालों का जखीरा है। तो अब देखो 105 नंबर लाने, बड़ी सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, यहां पर लिखूं अगर 105 में से मान के चलो 60 नंबर आपने माइनस कर दिए, कितना बचा? 5 और 45। अब सोचो अगर आपने, चलो 5 भी, अगर आपको 60 ज्यादा लग रहे हैं तो और कम करते हैं, है ना, 100 में से मान लीजिए 55 नंबर आपने कम कर दीजिए, यहां बचा 5, है ना, 60 55 नंबर कम कर दिए। अब 55 नंबर कम कर दिए तो कितने, मतलब लगभग आपको 50 नंबर जो है वो करके आना है, ठीक है ना, जो भी 45 से 50 नंबर आपको क्या करके, हाँ 50 नंबर का आपको करके आना है। तो जब आपको केवल 2 सब्जेक्ट से, कितने, जब आपको केवल 2 सब्जेक्ट से 55 नंबर मिल गए, तो यार एक बात बताओ, क्या इतने सब्जेक्ट से 45 नंबर नहीं ला सकते हो? बताइए, अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है और आपको 55 से 60 नंबर यहीं पर मिल गए, तो क्या इतने में 45 नंबर ला सकते हो या नहीं? है ना भाई, बोलना मत कि नहीं ला सकते, कूट देंगे हम पकड़ के, ठीक है। आराम से ला सकते हो, आराम से 45 नंबर आ सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। यूपी जीके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा, यूपी जीके करंट पढ़ा होगा, वही न्यूज में आया होगा। अगर मान के चलो, मैं बहुत सिंपल सा मान के चलूं कि अगर आप हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन भी कर रहे हो,
ठीक है, अगर आप इसमें से तो है नहीं, ठीक है, मान के चलो ये 5 ही आया, ठीक है, अगर आप हर सेक्शन से कितने कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितने हो गए 10, ठीक है, 20, उसके बाद कितना हो गया 30, उसके बाद कितना हो गया 40, और यहाँ पे 5 ले लो, जैसे यूपी जीके का कम आ गया या इकोनॉमी का कम आया, यार आराम से खुशी खुशी आपका कट ऑफ निकल सकता है, समझ रहे हो ना, खुशी खुशी आपका कट ऑफ निकल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, इस बात को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में घुसा करके रखना, ठीक है। अब आगे देखो करना क्या है, ये तो पता चल गया कैसे क्या करना, अब करना क्या है, तो प्रो टिप्स हैं भाई आपके लिए, प्रो टिप हैं, बिल्कुल बिल्कुल प्रो टिप्स हैं कि इसको क्या करना है, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो और यूपीपीएससी का फ्लेवर देखो। ऐसा मत सोचो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं और ऐसे यूपीपीएससी निकलेगा, ऐसा कतई नहीं होने वाला। तो भाई रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, यूपीपीएससी का फ्लेवर देखो। अगर बोलो कि मैडम कितना समय दे पढ़ने के लिए, तो कम से कम डेली 8 से 10 घंटे दो पढ़ाई को अपने, कितना देना है, अगर यूपीपीएससी प्रीलिम्स निकालना है तो कम से कम रोज से 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को दो, और जिसमें कि 30% टाइम आपका प्रैक्टिस का होना चाहिए, कि आप प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा, है ना, कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी क्या करें, पेपर निकालें, है ना, उसके टेस्ट दें। तो प्रैक्टिस भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं भाई, है ना, बिना प्रैक्टिस के जिंदगी में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जो भी पढ़ो उसमें प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको क्या हो गई, ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी कि कैसे क्या आएगा, कहां से कितने नंबर का आएगा, कहां से क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी, है ना। तो ये सब आपने यहां पर क्या किया, देख लिया। अब यहां पर मैं आपको एक और नई चीज बताना चाहती हूं, ठीक है। पेन का कलर मैं थोड़ा सा बदलूंगी और आपको कुछ और चीजें मैं बताऊंगी यहां पर, ठीक है ना। एक काम करते हैं, हम इसके लिए नया पेज ही ले लेते हैं, ठीक है, ले लेंगे अभी, ठीक है। तो एक नया पेज ले लेंगे इसके लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहीं पर आते हैं, देखो अब नया पेज की क्या जरूरत है, यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको, जैसे मैंने करंट अफेयर बताया क्या करना है, ठीक है ना बच्चा, तो अब यहां पर मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो कहाँ कितनी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कहाँ से कितने मार्क्स का आएगा, आप कैसे तैयारी करो, करंट अफेयर कितना जरूरी है और कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हो, मार्क्स को कैसे चुरा सकते हो आप अलग अलग जगहों से, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। आगे मैंने बताया कि भाई करना क्या है, कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई करो और उस पढ़ाई का 30% आप अपनी प्रैक्टिस को दें। कितना दें, उस पढ़ाई का 30% आप अपनी प्रैक्टिस को दें। अब एक एक करके बात करते, तो सीए के लिए क्या करो, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगी। तो देखो सीए के लिए तो मैंने बता दिया कि क्या कर सकते हैं आप सीए के लिए। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो क्या करना आपका बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जिससे आपका करंट अफेयर जो है बच्चा वो क्या हो जाए, इजिली निकल जाए, है ना, करंट अफेयर इजिली निकल जाए। उसके लिए क्या करो, तो सबसे पहले 100% अप्रोच होनी चाहिए। क्या 100% क्या होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए, है ना। क्या करो, न्यूज़पेपर पढ़ो भाई, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज घटना चक्र लगाओ। क्या लगाओ, घटना चक्र, घटना चक्र पढ़ो भाई, है ना। ईयरली जो घटना चक्र आता है उसको पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत सही बुक है आपका, क्या है, अगर इसको हटा दो तो प्रतियोगिता दर्पण, इसको घोट के पी लो, ठीक है। प्रतियोगिता दर्पण जो है उसको क्या करो, ऐसे घोलो, घोल के पी लो, मतलब सही में घोल के मत पी लेना, मतलब इतना रट लो प्रतियोगिता दर्पण को, ठीक है ना। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर रिसोर्सेज बता रही हूँ कि आप कहाँ से पढ़ करके पेपर निकाल सकते हैं, है ना। तो 100% अप्रोच आपकी होनी चाहिए। टारगेट ये होना चाहिए कि जितने आए सारे सही हों। प्रतियोगिता दर्पण को पढ़िए भाई, जितना ज्यादा पढ़ सको। उसके बाद देखो प्रतियोगिता दर्पण आप जितनी ज्यादा पढ़ सको। अच्छा एक चीज और याद रखना, ये जो प्रतियोगिता दर्पण है आपकी, ये आपकी 6 मंथ की होनी चाहिए, और बाकी मैंने महीने एक आपको मिनिमम 6 महीने की, मिनिमम बात कर रही हूँ, 6 महीने की प्रतियोगिता दर्पण पढ़नी है। उसके बाद एक चीज और है, जीके टुडे नाम, अगर आपने कभी इसका सुना हो तो इस पे विजिट कर लेना, ठीक है। इसको भी पढ़ सकते हो आप, किसको पढ़ सकते हो, जीके टुडे से भी आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं मिसलेनियस। तो भाई मिसलेनियस कहाँ से पढ़ा जाए, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, मिसलेनियस पे, कि भाई मिसलेनियस जो है आपका वो आप कहाँ से तैयार कर सकते हो मिसलेनियस, ठीक है। एक सेकेंड में पानी पी लूँ।
तो मिसलेनियस आपका कैसे तैयार हो सकता है, आप क्या कुछ कर लोगे तो आपका मिसलेनियस जो है वो आराम से क्वालिफाई हो सकता है, ठीक है ना। तो मिसलेनियस के लिए देखो डेटा गवर्नमेंट साइट्स पे जाओ, बिल्कुल सिंपल सा बोलूंगी, मिसलेनियस पढ़ना है तो गवर्नमेंट साइट पे जाओ, गवर्नमेंट का डेटा वहां पर होता है, वहां से बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो आपको क्या करना है, ठीक है ना, ठीक है बच्चा। अगर आपको साइंस पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है चीजें, क्या कुछ करना है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कैसे आप जो है साइंस को इजिली क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, है ना। तो साइंस को आप इजिली कैसे क्रैक कर सकते हैं, तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है। साइंस के बारे में अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई साइंस के बारे में कि केवल एक ही इसका रास्ता है, घटना चक्र, यही पढ़ो। साइंस का भी देखो सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट वाइज। तो साइंस का क्या पढ़ना है आपको, घटना चक्र पढ़ना है। किसका, साइंस का घटना चक्र पढ़िए, जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हैं ना, जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा आप क्या करो, साइंस का घटना चक्र पढ़ो, आपको काम आएगा वो बहुत ज्यादा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे चल के कि भाई एनवायरमेंट को कैसे तैयार किया जाए, ठीक है ना, एनवायरमेंट को कैसे तैयार किया जाए, एनवायरमेंट सब्जेक्ट को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत सिंपल सा है। एक बुक आती, देखो सबसे पहले तो घटना चक्र पढ़ना है, घटना चक्र पढ़ना है, और एक बुक आती है जिसका नाम है, देखो एक बहुत ही सिंपल सी बुक है, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, मतलब आप मार्केट में विजिट करोगे तो इजीली मिल जाएगी। बुक का नाम क्या है, पीटी 365, पीटी 365 ये एक बुक का नाम है, ये और घटना चक्र, ये दो जो हैं, ये दोनों का मिक्सअप जो है वो आपका साइंस का पेपर निकालने के लिए, साइंस का पोर्शन निकालने के लिए इनफ है। अब बात करती हूं मैं यूपी जीके की कि भाई यूपी स्पेशल के लिए क्या पढ़ो, तो राकेश सारस्वत की एक बुक आती है, ठीक है, बड़ा अच्छा है, मैंने खुद भी पढ़ी है इस बुक को, काफी अच्छी बुक है, राकेश सारस्वत, सारस्वत, ठीक है। तो राकेश सारस्वत की एक बुक आती है, जल्द जाकर आप मार्केट में मिल जाएगी आपको इजीली, मैंने भी पर्सनली पढ़ी हुई है, काफ़ी अच्छी बुक है। तो यूपी जीके पढ़ना है तो यूपी जीके कैसा भी पढ़ना है, स्टैटिक पढ़ना, करंट पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, तो राकेश सारस्वत की बुक ले लो, वहाँ से पढ़ सकते हो आप। लेकिन अब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, है ना, क्योंकि वो समय गया कि आप बिल्कुल शुरू से चीज़ों को पढ़ना शुरू करें, है ना, आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। तो अब जितना ज़्यादा हो सके आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, वो समय गया, प्रैक्टिस पे फोकस करिए। चलो आगे बात करूँ अगर मैं इसके बारे में कि अब भैया ज्योग्राफी कैसे पढ़े, ऐसा क्या करें कि ज्योग्राफी आपका क्लियर हो जाए, तो देखो सिंपल सी बात है, दो चीजें, एक तो आपकी 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, और दूसरा आपका घटना चक्र, दैट इज मोर देन इनफ, है ना। 11th की एनसीईआरटी प्रीलिम्स के लिए बात कर रही हूं, और घटना चक्र, दोनों चीजें पढ़ लो, दोनों चीजें मोर देन इनफ है। यहां से आप इजीली कहते ना हंसी हंसी खुशी खुशी आप अपना क्या निकाल लोगे, एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है ना, यहां से आप हंसी खुशी एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर इकोनॉमी जो होती है वो करंट अफेयर और बैंकिंग की इकोनॉमी आती है। इकोनॉमी जो भी आती है या तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है या बैंकिंग से रिलेटेड होती है। तो बैंकिंग के टर्म्स इतने कोई टफ नहीं है, आप इजीली रट सकते हो, और करंट अफेयर का तो आपको पता ही है ना, करंट अफेयर का तो आपको पता ही है। तो यहाँ से आप प्रॉपरली क्या है, इकोनॉमी की पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करेंगे हम हिस्ट्री की, ठीक है। अब इतना कुछ पढ़ लिया तो भाई मुद्दा ये आता है कि मैम हिस्ट्री में भी बता दो क्या करें, है ना। हिस्ट्री में तो आपने हमारे दिमाग को खराब कर दिया कि आप बता ही नहीं रही हैं कि हिस्ट्री में कैसे पढ़े। तो भाई सिंपल सी बात है, आपका किरण पब्लिकेशन जिंदाबाद, ठीक है, किरण पब्लिकेशन जिंदाबाद, यहां से आप इजीली पढ़ सकते हो किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के बारे में, इसके अलावा देखो एक और बुक है आपकी जो कि सतीश चंद्र की है, देखो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम का नाम तो आपने सुना होगा आई एम श्योर, है ना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्पेक्ट्रम पढ़ के भी आप इसे आराम से निकाल सकते हो, क्या पढ़ के, तो स्पेक्ट्रम पढ़ के भी आप निकाल सकते हो यहाँ से, ठीक है। एनवायरमेंट के लिए अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो एक और चीज़ आपको मिल जाएगी, और वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा है तो यहाँ पर आती है परीक्षावाड़ी, इसको पढ़ो और पेपर निकालो, है ना, ठीक है। यहाँ पे एक परीक्षावाड़ी एनवायरमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम आएगी अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो, ठीक है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो एनवायरमेंट में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये, क्लियर है सभी को। पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत
जिंदाबाद। लेकिन लक्ष्मीकांत क्या है, शुरू से जब आप बेसिक से पढ़ रहे हो, है ना, और बेसिक आप पढ़ नहीं रहे हो, अब पेपर का समय है, गया समय कुछ नया ट्राई करने के लिए, समय है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, करंट अफेयर को घोल करके पी जाइए। जो समय मैंने आपको करंट अफेयर का दिया है भाई, उसी समय पे फोकस करिए और करंट अफेयर को घोल के पी जाइए। भैया भैया ऐसा है ना कि जिंदगी तबे पार लगेगी, पीएससी प्रीलिम्स तभी निकलेगा, याद रखिएगा। तो यहां तक आपको मैंने प्रॉपर चीजें बता दी हैं, यहां से देख लीजिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए, काम आएगा। सब्जेक्ट वाइज बता दिया है। एसेंशियल रीडिंग करो, घटना चक्र की पीवाईक्यू लगाओ, 2017 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं सब घोल के पी जाओ, लगा डालो, है ना। 2017 से लेकर के 22 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब लगा लो, घटना चक्र पढ़ो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे मैं बात करूं तो भाई मिनिमम रिसोर्स स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये नहीं कि ये भी मिल रहा है पढ़ लो, वो भी मिल रहा है पढ़ लो, वो भी मिल रहा है पढ़ लो। ऐसे में कहते हैं ना कि जो लोग दो नाव पे पैर रखते हैं वो कहीं के नहीं बचते, ये कहावत तो आपने सुनी होगी ना, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो देखो आपको भी पता है भैया, आपके पास है लिमिटेड दिन, अनलिमिटेड नहीं है, बहुत ही लिमिटेड डेज हैं आपके पास, आपको पता है। तो आपका फोकस जो है एसेंशियल वो क्या होना चाहिए कि हमारे पास लिमिटेड डेज है और लिमिटेड क्या है, सीट है ना, ज्यादा सीट आई नहीं है पता है आपको, तो लिमिटेड डेज और लिमिटेड सीट्स है, आपको पता होनी चाहिए। और इसी फोकस के साथ आपको पढ़ना है कि इस लिमिटेड डेज में, इस लिमिटेड सीट में मेरी एक सीट हो पक्की, ये आपका फोकस होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट और रिसोर्सेज की बात करूं भाई, हिस्ट्री के लिए एंशिएंट और मिडिवल के लिए ल्यूसेंट और घटना चक्र ले लो, और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम जो है बेस्ट है ना। हिस्ट्री में अगर पढ़ना है तो एंशिएंट और मिडिवल के लिए क्या ले लो आप, ल्यूसेंट ले लो, मिडिवल, और मॉडर्न इसके लिए स्पेक्ट्रम ले लो। साइंस के लिए बात करूं ओनली घटना चक्र इज मोर देन इनफ, इतना पढ़ लोगे काम हो जाएगा। पॉलिटी की बात करूं लक्ष्मीकांत ले लो प्लस घटना चक्र ले लो, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। अच्छा मैंने यहाँ पर ये इसलिए मेंशन किया क्योंकि पिछले जब मैंने सारे पेपर रिवाइज किए तो उससे मुझे ये पता चला कि ये वो टॉपिक्स है पॉलिटी के जो सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते, चाहे आर्टिकल है, पार्ट्स है, शेड्यूल है, अमेंडमेंट है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी है, ये एफ होगा, ठीक है। डीपीएसपी, प्रियम्बल, पार्लियामेंट, स्टेट मजिस्ट्रेट, सेंट्रल एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, पंचायती राज, ठीक है। एससी इंपॉर्टेंट जजमेंट, एससी एचसी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इन सब के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो आपके फोकस एरिया वो होने चाहिए। ज्योग्राफी के लिए 11th एनसीईआरटी और घटना चक्र ले लो, दैट इज मोर देन इनफ। एनवायरमेंट के लिए वही बताया ना मैंने, पीटी 365 और घटना चक्र ले लो। इकोनॉमी के लिए सीए प्लस स्टैटिक जीके बेसिक प्लस घटना चक्र, दैट इज मोर देन इनफ। यूपी स्पेशल के लिए करंट सीए प्लस जीके बेस्ड सुरेखा सारस्वत, ठीक है, आपकी सौकी सुरेखा जो है सारस्वत जो है उनकी बुक है, ठीक है। चलिए तो आप वो बुक ले सकते हैं ना, तो वो बुक आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हैं पेपर, ठीक है ना। वहां से आप क्या कर सकते हैं आराम से, है ना। ये सुरेखा लिख रखा है, कितने मूर्ख लोग हैं बताओ, ये टाइपिस्ट ने जिसने भी लिखा है, ये सुरेखा नहीं है, ये क्या है, जो भी है, ठीक है ना। सारस्वत पे आ जाओ, दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। तो ये जो सारस्वत जी हैं इनकी बुक ले लेना, मैंने पर्सनली पढ़ी और बुक अच्छी है, नो डाउट बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो। तो यहां से आपकी क्या हो जाएगी, प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। और सीए के लिए 100% अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसा मैंने बताया कि अप्रोच हो नेवर पॉसिबल वाली नहीं होनी चाहिए कि कभी नहीं निकलेगा। 75% आपका होता है स्टैटिक, करंट में स्टैटिक का पार्ट, जो आपका करंट 100% जो भी होता है उसमें 75% स्टैटिक होता है, 25% आपका क्या होता है, करंट अफेयर होता है, ठीक है। 25% क्या होता है, करंट अफेयर होता है। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ो 6 मंथ की, और जीके टुडे को फॉलो करो, जो कि अभी मैंने आपको लिख करके यहाँ पे दिया था। अब देखो करना क्या है, इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, देखो सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टेकिंग बनो, है ना, क्योंकि समय कम है और रिस्क लो कि भाई पेपर निकालना है, उसको करेंगे इस बार हम। टाइम मैनेजमेंट आपका सटीक होना चाहिए, आवारा गर्दी नहीं करनी है, फालतू समय बर्बाद नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट सही हो, और एलिमिनेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वर्क ऑन वीक एरियाज, है ना, कि भाई जो चीज़ें आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये इतना तो समय है नहीं कि उनको आप दोबारा से स्ट्रॉन्ग कर सको, तो जस्ट आगे बढ़ो, है ना। तो ये आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जाम में क्या कि रिस्क लेना सीखो सबसे पहले तो, है ना। आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग है, कोई क्वेश्चन छोड़ दो वहीं पर, ठीक है। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपका टाइम मैनेजमेंट तगड़ा होना चाहिए कि भाई जब पेपर हो रहा है तो उसमें ऐसा नहीं कि जितने घंटे मन करना है करो, उसकी एक टाइम लिमिट भी होती है कि नहीं। तो उस टाइम लिमिट को देखते हुए चलिए, और एलिमिनेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो हटाओ, ज़्यादा समय इस क्वेश्चन पे मत बर्बाद करो, है ना। वीक को
किनारे करो। पहले फोकस का क्या होना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स जो है आ रहे हों उस पर, ठीक है। प्लान ईच डे 8 से 10 घंटे हर रोज पढ़ो, घटना चक्र पढ़ो, करंट पढ़ो, ट्रेडिशनल अफेयर, 25 मिनट स्टडी, 5 मिनट का ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप कंटिन्यू 4 घंटे 8 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो बहुत बहुत सिंपल सी एक ट्रेडिशनल अफेयर्स मतलब एक ब्रेक मेथड होती है। उस ब्रेक मेथड में मतलब क्या, 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 25 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, ऐसे कर करके पढ़िए, लेकिन दीजिए पूरे 8 से 10 घंटे अपने आप को, तभी समझो कि आपका पेपर निकलेगा। ये कुछ विशेष ज्ञान जो मैंने अपनी तरफ से डाला है, और इसको थोड़ा सा फॉलो करिएगा कि सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखें, है ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनसे जितना ज़्यादा दूर रह सकते हो दूर रहो। यारों दोस्तों और पार्टी से दूर रहें, है ना। कोई दोस्ती यारी पार्टी सबको किनारे कर दो टिल द एग्जाम। एग्जाम तक के लिए सारी चीजों को भूल जाओ, सारी चीजें किनारे कर दो भैया, तभी पेपर निकलेगा। इससे तो पॉसिबल नहीं है। दीदी भैया बहिनी भाभी फूफा जीजा काका जिसकी भी शादी हो, कुछ भी हो, किसी के घर में कोई फंक्शन हो, लल्ला हुआ हो लल्ली हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, कहीं नहीं जाना है। चुपचाप से पूरा का पूरा फोकस मई तक अपने एग्जाम पे लगाना है। और अगर आपने इतना फोकस लगा लिया ना मेरे बॉस, तो मैं बता रही हूं जिंदगी में आपको कभी कोई पीछे नहीं कर सकता, और एग्जाम आप डेफिनेटली निकालोगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच, आपने इतना सहयोग किया। इसी स्ट्रेटेजी के साथ आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।